हेलो एवरीवन। अमृत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरेश मौर्य। आज आपको 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ये यूपीएसआई का 12 दिसंबर द्वितीय पाली का पेपर के क्वेश्चन है, उसी को आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। अब ये जैसे डीआई वाले क्वेश्चन थे और इसमें 3 क्वेश्चन आया था, एक ही डीआई का 3 क्वेश्चन था इसमें। ठीक है। तो अब पहले एक एक क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि वह दो क्षेत्र कौन से हैं जहां ग्रामीण विकास और अन्य क्षेत्रों के आवंटन बराबर हैं, जिनका योगफल 25% से अधिक है लेकिन वर्ष में कुल आवंटन से 50% से कम है। ये क्या है? ये क्षेत्रीय परिव्यय है ना, और ये उनका जो भी खर्चा है उस हिसाब से कितना कितना दिया है। जैसे 1991 में कुल खर्चा इनका 2 लाख रुपए था और 92 में 2.5 लाख रुपए है, और ये परसेंट इन्होंने बांट के दिया है, इस 5 क्षेत्र में इनका खर्चा हुआ है। ठीक है। अब कैसे कैसे है, जैसे कृषि में 20% टोटल का, कृषि में 20%, औद्योगिक में 15% है ना, चिकित्सा में 10% और शिक्षा में 25%, और ये कितना ग्रामीण में 30%। ऐसे ऐसे खर्चे, ऐसे इधर भी सबके अलग अलग पाँचों में खर्चे दिए हैं 2.5 लाख का। तो ये पूछ रहा है, ये हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये जो ग्रामीण विकास है ना, ग्रामीण विकास और अन्य क्षेत्रों के आवंटन बराबर है, मतलब कितना कितना किसको बांटा गया वो दोनों बराबर। जैसे ग्रामीण विकास में अगर इसमें देखेंगे तो ये 30% है। ठीक है, ये 30% है ग्रामीण विकास का। और मैं अगर देखोगे किस में बराबर है, तो जैसे इसमें ऑप्शन से देखो चिकित्सा और शिक्षा। ठीक है, और वो क्या होना चाहिए, उनका योगफल 25% से अधिक होना चाहिए लेकिन वर्ष में कुल आवंटन से 50% से कम होना चाहिए, ये आपको देखना है। तो अगर आप देखेंगे 25% से अधिक, तो पहला ऑप्शन क्या है, चिकित्सा और शिक्षा। तो चिकित्सा इसमें कितना है, 10 है ना, यहाँ पे कितना है 10 चिकित्सा, और शिक्षा कितना है 25। ठीक है, ठीक है। ये 25% ही आ रहा है लेकिन हमें चाहिए 25% से ज़्यादा, इससे हमें ज़्यादा चाहिए, ये जो वैल्यू होगी इससे अधिक चाहिए, लेकिन ये एग्जैक्ट 25 आ रहा है। अच्छा, दूसरा अगर देखेंगे कृषि और औद्योगिक, कृषि में है आपका 20% और औद्योगिक में कितना है 15%। तो ये 20-15 तब भी कितना हो गया, 20-15 ये 25 हो गया, लेकिन हमें 25 से अधिक चाहिए। चिकित्सा और औद्योगिक देखिए, तो चिकित्सा में है 10 है ना, औद्योगिक में क्या है, औद्योगिक में 15, ये भी 25 आ रहा है लेकिन हमें 25 से ज़्यादा चाहिए। ठीक है। अच्छा, तीसरा वाला अगर चौथा वाला देखेंगे तो चौथा में कृषि और चिकित्सा है। ठीक है, कृषि और चिकित्सा, तो कृषि यहाँ पे है 20%, ये देखिए 20% कृषि है, और कितना चिकित्सा, चिकित्सा में देखेंगे 10%। तो ये वैल्यू आ रही है 20% और 10%, ये टोटल आपका आ जाएगा 30%। तो ये 25% से ज़्यादा है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ऐसे इस वाले में भी आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, तो एक डायग्राम से ये समझ सकते हैं कि डी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन, ये डीआई वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें खुद आपको देखना पड़ता है क्या क्या है। ये कह रहा है कि पिछले साल की तुलना में है ना, पिछले साल की तुलना में आवंटन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने वाले क्षेत्र के लिए अधिकतम प्रतिशत वृद्धि अगर आप देखेंगे तो आप ये देखिए ग्रामीण है ना, ग्रामीण ये 30% है और ये कितना वृद्धि हो गई है, ये 50%। सबसे ज़्यादा वृद्धि इसी में है, ग्रामीण वाले में। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा वृद्धि है, और ये जो वैल्यू थी ये 2 लाख था, ये 2 लाख है, और ये कितना है, ये 2.5 लाख है, 2.5 लाख है। ठीक है, ये पूरी वैल्यू। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने वाले क्षेत्र के लिए 2 वर्ष के लिए परिव्यय के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो भाई जैसे ये 2 लाख था, 2 लाख का 30% अगर आप निकालेंगे, जितना भी वैल्यू होगी 2 लाख का 30%। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 60,000। ठीक है, ये कितना आ गया 60,000 आ जाएगा, और 2.5 लाख का आपको कितना निकालना है 50%। तो इसका 50% निकालेंगे तो 1,25,000 आ जाएगा। ठीक है, 1,25,000, और इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो इनका अंतर आ जाएगा आपको 65,000, ये आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सवाल था, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्ष 1992, इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि ऊपर हमें फिर से डायग्राम में आना पड़ेगा। कह रहा है वर्ष 1992 में कृषि और चिकित्सा दोनों पर कुल खर्च, कृषि और चिकित्सा पे पूछा है, कृषि और चिकित्सा। ठीक है, ये 1992 में ये कृषि और चिकित्सा, ये 2 चीज़ों को दिमाग में रखना है। ठीक है, जितना भी खर्च हुआ होगा कृषि और चिकित्सा में,
कुल खर्च वर्ष 1991 में औद्योगिक और चिकित्सा, पहले कृषि और चिकित्सा है 92 के लिए, ठीक है। 1992 में आपको कृषि और ये केसी लिख देता हूँ, और 1991 में कितना चाहिए, औद्योगिक और किसमें, और ये चिकित्सा इंडस्ट्री और आपका जो भी मेडिकल होगा, ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूँ। चलिए, ये आपका कृषि एग्रीकल्चर हो गया और चिकित्सा यानी मेडिकल हो गया, ठीक है। और इसमें कितना हो जाएगा, 91 में औद्योगिक यानी इंडस्ट्री हो जाएगा और कितना मेडिकल हो जाएगा, ये देखना है हमें। ये कितना अधिक है, कह रहा है 1992 में कृषि और चिकित्सा पर कुल खर्च 1991 में औद्योगिक और चिकित्सा दोनों पर कुल खर्च की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। ये वाला पूछ रहा है कितना अधिक है, रेफरेंस ये ले रहा है, यानी ये वैल्यू नीचे होगी जो भी आएगा, ठीक है। तो चलिए देख लें, 1991 वाली वैल्यू नीचे आएगी। अब देखते हैं डायग्राम में, देखते हैं, ये अपना डायग्राम है, ठीक है। अब सबसे पहले 92 में एग्रीकल्चर और मेडिसिन का देखो, चिकित्सा का, मेडिकल का, सॉरी, एग्रीकल्चर और मेडिकल। तो एग्रीकल्चर का देखेंगे तो कृषि ये रही, कृषि 20% और एग्रीकल्चर 10%, यानी 30% है टोटल। जो भी होगा 30%, यानी 30% एग्रीकल्चर, कृषि 20%, और अच्छा 92 ये था, सॉरी 92 ये है। तो एग्रीकल्चर और मेडिकल, तो एग्रीकल्चर है 15% और चिकित्सा है 15%, तो ये कितना आ गया 30%, ठीक है। तो अब 2.5 लाख का 30%, क्योंकि ये वाला पूरा 2.5 लाख था, तो 2.5 लाख का 30% निकाल लो। तो ये 25 या 75 कितना हज़ार आ गया, 75,000, ठीक है, ये 75,000 आ गया। अच्छा, और दूसरा कितना था, ये इंडस्ट्री और ये मेडिकल का था 91 का, इंडस्ट्री यानी औद्योगिक 15% है ना, और ये कितना 10%, ये तो ये 25%, ये कितना था 2 लाख था, 2 लाख का 25%, ठीक है, 2 लाख का 25%, 2 लाख का अगर हम 25% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 50,000, ठीक है, 50,000। और हमें रेफरेंस लेना था कौन सा, इसी का रेफरेंस लेना है। तो अब ये देख लो कितना ज़्यादा है, मैं यहाँ मिटा के आपको दिखाता हूँ। ये भाई आपका आ गया ये 1992 का, और रेफरेंस लेना 1991 का। 1991 की वैल्यू आ गई 50,000 है ना, और ये कितना आ गया 75,000, ठीक है। तो कितना ज़्यादा हो गया, ये 25,000 ज़्यादा हो गया, ठीक है, किस पे, 50,000 में, क्योंकि यही रेफरेंस। अब परसेंट निकाल लो कितना ज़्यादा आएगा, तो प्रतिशत ज़्यादा अगर आपको निकालना है तो 25,000 को ऊपर रख दिया, ठीक है, बट्टे कितने के, 50,000 के। तो ये कितना जाएगा इंटू 100 के, ये खत्म, इससे ये भी खत्म, ये खत्म, ये, तो ये कितना हो जाएगा 50% बढ़ जाएगा। ये आपका आंसर 50% अधिक है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा तीसरे का, तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, 50% अधिक। अच्छा, ऐसे चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत आसान है, अब जितने भी क्वेश्चन है इसमें आसान ही आए थे, ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, श्रेया एक काम को 1 दिन और 6 घंटे में पूरा कर सकती है। तो इसको आपको चाहे दिन में पूरा बदल लो, चाहे इसको घंटे में बदल लो। घंटे में बदलना ज़्यादा आसान है। तो 1 दिन, अगर श्रेया की बात करो तो श्रेया को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, और ये ऐसा लिख दो, कुछ भी लिख दो, समझ जाना इसको। ये है 1 दिन है ना, और कितना घंटा, 6 आवर। इसको जब जोड़ोगे तो 6 आवर को एक घंटे में, 1 दिन में होता है 24 घंटे, और 24 आवर ये लिख दो, और ये 6 आवर, ये टोटल कितना आ जाएगा आपको 30 आवर, ये ले लो आप। अच्छा, और कौन, श्रीधा था, श्रीधा SD लिख देता हूँ। श्रीधा उसी काम को 2 दिन 12 घंटे में, तो इसको 2 दिन और 12 घंटे है, ठीक है। तो 2 दिन को 48 आवर और 12 घंटे और, है ना, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 60 आवर। इनका एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम 60 ही आ जाएगा, 60 काम ले लेते हैं, है ना। तो 30 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 30, यानी 2 काम पर आवर। ये इसकी इफिशिएंसी आ गई, ये क्षमता है, ये क्षमता आता है यहाँ पे, ठीक है। और ये कितना जाएगा, इसमें भाग करोगे 1 काम पर आवर, ये आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, अगर वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो पूरा काम कितने समय में पूरा करेंगे। अगर एक साथ काम कराते हो तो आपको पता है, ये जो श्रेया है ना, ये 1 घंटे में मान लो 2 ईंट बिछाती है, 1 घंटे में 2 ईंट, और ये जो श्रीधा है वो 1 घंटे में 1 ईंट बिछाती है। अगर ये दोनों एक साथ काम करने लगेंगे तो 1 घंटे में बिछेगा 3 ईंट, ठीक है, और 1 घंटे में अगर 3 ईंट बिछेगा, टोटल काम कितना है। तो इनका जो आंसर आ जाएगा, अगर ये मिलकर काम करेंगे, है ना, तो टोटल आपके पास ईंट बिछाने हैं 60 ईंट, है ना। और ये दोनों अगर साथ में काम करेंगे, ये जो श्रेया है ये 1 घंटे में 2 ईंट, और श्रीधा है 1 घंटे में 1, तो दोनों बिछ जाएगा, दोनों मिलके बिछाएंगे 1 घंटे में 3 ईंट, है ना। तो
तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 घंटा आ जाएगा, यानी 20 घंटे में वो काम को पूरा कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये सवाल। ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें ये क्या होता है, जैसे ये ऐसे रिकरिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, ये ऐसे रिपीट होते चला जाता है। ठीक है, और इनको कभी भी जैसे कहीं ऐसे लिखा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर ऐसे बार बना दिया जाता है। इसका मतलब जैसे ये तो ऐसे लिखा जाएगा 0.2 बार, यानी 2 के रिपीट ही होते चले जाए, इनफाइनाइट टर्म्स तक रिपीट होते जा रहे, मतलब अनंत बार ये रिपीट होते चले जाते हैं, मतलब अनंत टर्म्स तक अनंत बार। ठीक है, तो जैसे ये 3 लिखा है, इसका मतलब ये हो जाएगा 0.3333 ऐसे होते चला जाता है। ठीक है, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, तो इसको 0.3 बार लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा ये परमीय संख्याएं भी होती है, दिमाग में रखना। जो रिकरिंग वाले होते हैं, तो रिकरिंग वाले जितने भी होते हैं, अगर ये रिपीट करते हुए जाते हैं रिकरिंग वाले, है ना, तो ये सब परमीय संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसमें बस एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए, कोई भी संख्या हो पैटर्न। जैसे ये 2 रिपीट होते जा रहा है तो इसको 0.2 बार लिख सकते हो, सिंपली इसमें कुछ नहीं किया जाता, 2/9 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं इसको प्रूव करके भी आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ये है, ये रिकरिंग वाले हैं, यानी 2 रिपीट होते जा रहा है, तो कभी भी जब रिपीट होते जाए तो उतना टर्म को आप उसके ऊपर बार लिख सकते हैं। जैसे मैंने मान लो ऐसे लिख दिया 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 एंड सो ऑन, तो इसको आप लिखोगे 0.23 बार, है ना। ऐसे कहीं लिखो 0.123 123 123, ऐसे रिपीट होते जा रहा है तो इसको लिखो 0.123 बार। जो रिपीट हो रहा है उसी पे आपको करना है, बात समझ रहे हैं। तो ऐसे ये जो सवाल है, ये इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको y मान लो आप। ठीक है, ये तो सिंपली होता है, जितना रिपीट टर्म होता है उतना बटे नीचे 9 किया जाता है, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन तो मैं पहले इसको आप बेसिक समझो। तो इसको अगर आप y मान लोगे तो 0.2 बार आ गया। ठीक है, अब इसमें से एक, जैसे ये है ना, इसमें से एक टर्म बाहर, जो रिपीट टर्म होता है वो दशमलव के इधर लाने हैं इस साइड। तो कैसे करोगे, एक ही टर्म रिपीट है तो इसमें 10 से गुणा कर दो, दोनों साइड 10 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2.2 बार। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। तो एक में से 2 को घटाओगे, तो एक में से जब 2 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2.2 बार, और ये y और ये 0.2 बार। ठीक है, इसमें से घटा लो, तो ये जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे भी माइनस, तो ये तो वैल्यू कट जाएगी, यहाँ सिर्फ 2 बच जाएगा, और यहाँ जब घटाओगे 10 में से 1 9 आ जाएगा, 9y, तो y बराबर कितने के आ जाएगा 2/9, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपली कुछ नहीं किया जाता, जितना रिपीटिंग टर्म होता है, जैसे ऐसे मैं लिख दूँ 0.3 बार, तो रिपीटिंग 3 लिख दो, जो पैटर्न ये फॉलो हो रहा है, और जितने रिपीटिंग टर्म है उतने 9 लिख दो। जैसे यहाँ कहीं लिखा होता है 0.12 बार, तो इसको 12 लिख दिया, कितने हैं 2 है ना, 2 संख्या, दोनों लिख दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहीं लिखा है 0.35, ये रिपीटिंग है तो आपने 35 लिखा, 35 बटे उतने 9 लिख दो। ठीक है, और आगे की भी चीज़ें होती है, जैसे ये सब चीज़ें और होती हैं, ऐसे भी बन सकता है 1.23, ऐसे भी बन सकता है। तो अगर ये बेसिक चीज़ें आपको पता होती है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस सवाल के लिए ऐसे ही किया जाता है, जितने रिपीटिंग है, मतलब जितने पैटर्न बन रहे हैं उतने 9 नीचे कर दी जाती है। ठीक है, चलिए ये सवाल देखते हैं। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 रुपये और 5 साल में इतने रुपये हो जाती है, ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात करें। इस टाइप के सवाल देखिए, साधारण ब्याज के जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपको, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, साधारण ब्याज के पूरा सारे क्वेश्चन करीबन 9-10 वीडियो में बना के उसमें अपलोड करके प्लेलिस्ट में पढ़े हैं, वहाँ जाके देख लीजिए, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन है, और यही देखिए क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये सिंपल है, आपको क्या करना है, एक निश्चित राशि हमें नहीं पता, मान लेते हैं P है। ठीक है, 2 साल में कितना हो जा रहा है, 2 साल में 1260 हो जा रहा है, ये कितने साल में हो जा रहा है, 2 वर्ष में हो जा रहा है, और कितना 5 साल में कितना हो जा रहा है, 5 साल में ये हो जा रहा है 1350। ठीक है, तो आपको शायद पता होगा साधारण ब्याज में हर साल के ब्याज बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब 2 साल में 1260 हो रहा है तो यहाँ से ये 3 साल होगा। अब ये 3 साल में देख लो ब्याज कितना है, 1260 रुपया ये है, और ये 1350। अगर इनका डिफरेंस देखेंगे तो ये 40 और 50 90 रुपये आ जाएगा, यानी 3 वर्ष में 3 वर्ष का जो SI होगा ना, सिंपल इंटरेस्ट, वो 90 कितना हो जाएगा, 90 रुपया। ठीक है, 1260 40 13 90 रुपया 3 साल का। तो 1 वर्ष का बताइए, 1 वर्ष का SI बताइए, तो 90 रुपया 3 साल का है, तो 1 वर्ष का जाएगा 30 रुपया। ये आपको पता चल गया। कहने का मतलब यहाँ से जो भी वैल्यू रही होगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से 30 1 साल का है तो 2 साल का, यानी 60 रुपये ब्याज जुड़ के ही तो ये 1260 हुआ है, यानी मूलधन 1200 रुपया रहा होगा। तभी तो 2 साल यहाँ पे 2 साल ही तो हुआ है, 2 साल की वैल्यू होकर 1260 हुई है, यानी ये 60 रुपया ब्याज है, 60 रुपया ब्याज होकर ही 1260, यानी मूलधन 1200 रुपये।
अब अगर आपको रेट निकालना है तो रेट परसेंट कितना होगा, एक वर्ष का ब्याज 30 रुपया और टोटल मूलधन 1200 रुपया गुणे 100। इन्हीं को हल कर लेते हैं तो ये कटेगा, तो काट दें 3 चौक 12 और ये कितने के 10 के, और काटें 2 2 पचे 10, 5/2 को लिख सकते हैं 2.5% वार्षिक, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। और भी तरीके होते हैं, इसमें एक्चुअली व्यवहारिक हो जाता है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे सवाल को लगाने में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसको रेड ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स और वाई दो दोस्त एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं, दो हैं, ये एक्स और वाई है। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये 500, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 500 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप के बहुत सवाल आते हैं, है ना। अच्छा देखते हैं, लेकिन बहुत आसान होता है, बस थोड़ी सी बात समझने की ज़रूरत होती है। एक्स और वाई दो दोस्त एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक्स अपनी कार से, ये एक्स है, अपनी कार से बी की ओर, है ना, ये मतलब दो दोस्त हैं, ये एक्स और वाई, कंफ्यूज मत होना, ये एक्स और वाई है और ये पॉइंट ए और बी है। बात समझ रहे हैं, ये दो पर्सन है, ये पर्सन है, ये भी कोई पर्सन है, ये भी कोई पर्सन है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, इनको एक्स और वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट है ना वो ए और बी है, ये समझना। अच्छा, एक्स था, वो बी की तरफ जाना चाह रहा है। एक्स अपनी कार से बी की ओर 60 किलोमीटर पर आवर, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है, और वाई अपनी बाइक लेता है और 50 किलोमीटर प्रति की गति से ए की ओर जाता है। ये 50 किलोमीटर के हिसाब से आ रहा है, 50 किलोमीटर, है ना, ये। ठीक है, ये कार से आएगा और ये कितना बाइक से आएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब देखिए अब क्या हो रहा है ना, ये कौन था, वाई 50 किलोमीटर पर आवर की गति से ए की ओर जाता है। अगर एक्स ने सुबह 9 बजे शुरू किया, एक्स जो है ये 9 बजे, 9 मॉर्निंग पे शुरू किया, 9 AM, ठीक है, 9 AM शुरू किया, और वाई ने 1 घंटे बाद, वाई कितने बजे चला, वाई 10 AM पे चला। ठीक है, अब बात समझो, जैसे अगर 9 बजे एक्स चल गया होगा तो अभी तो ये वाई तो चला ही नहीं, वाई तो 10 बजे चला, यानी 1 घंटे बाद चला, है ना, 1 घंटे बाद चला। तो सबसे पहले इसको 1 घंटा चला लो, तो ये 9 से 10 मान लीजिए, 10 यहाँ बचता है, 10 AM यहाँ होता है। तो यार ये बताओ, ये पूरी डिस्टेंस तो 500 किलोमीटर ए से बी, और ये 9 बजे चला तो 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर, तो इतनी डिस्टेंस चल गया। अब ये जो एक्स है ये यहाँ पहुँच गया है, इस बिंदु पे, ये कोई बिंदु सी ले लो, यहाँ पे पहुँच गया 10 बजे, है ना। टाइम सेम होना चाहिए जब भी कभी भी दोनों के बीच की जो भी आपको निकालना है, दोनों के बीच का अगर मिलने में लगा समय निकालना है, तो जो दो भी आपके वो हैं, मतलब जो भी ए और बी है या एक्स और वाई है, ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम टाइम पे चलना चाहिए। ऐसे आप सेट कर लिया करो। तो ये बताओ 60 किलोमीटर ये चल गया तो बचा कितना, 440 किलोमीटर यहाँ से यहाँ की दूरी बच गई। ठीक है, अच्छा अभी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये देख लो मिलने में लगा समय, तो मिलने में लगा समय, गैप बटे रिलेटिव स्पीड, गैप बटे रिलेटिव स्पीड, तो गैप कितना है 440 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड अगर विपरीत चल रहा है, ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है, तो जुड़ जाएगा, तो भाई ये 60 और ये 50, 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जैसे बता रहा हूँ ऐसे समझना, कंफ्यूज मत होना। तो ये 4 घंटे में क्या होगा, मिलेंगे, है ना। तो ये बताओ, ये 10 बजे इसलिए मैंने किया था, तो अब क्लियर हो जाता है। तो ये 10 बजे ये इस पॉइंट पे था और 10 बजे ये यहाँ से चला था। अब दोनों चले, इसके बाद 4 घंटे पे मिलते हैं, तो भाई 10 बजे अगर दोनों साथ चले थे और 4 घंटे बाद मिलते हैं 4 आवर, तो कितना हो जाएगा, 12 2 14, यानी 2 बजे, दोपहर 2 बजे, ये तो हो जाएगा 2 बजे, यानी ये 14 आवर हो जाएगा, यानी 2 बजे मिलेंगे। अच्छा अगर 9 बजे से निकालते, तो 9 बजे से निकालते तो 1 घंटा तो ये चली गया था, बाकी 4 घंटा और जोड़ना पड़ता, तब भी कितना था, 2 बजे, है ना। बात समझिए। तो मिलने में लगा समय कभी भी आपको निकलना हो तो गैप बटे रिलेटिव स्पीड, है ना। तो गैप कब बनाना, जब दोनों की समय चलने का सेम होना चाहिए, ना हो तो जो पहले चल गया उसको उतना देर चला लो, उसके बाद जो डिस्टेंस बचती है बीच में गैप, उस हिसाब से कर लीजिए। ठीक है, ये सिंपल हो जाता है। ये बहुत आसान सवाल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट सही रखिए। अच्छा नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये अलजेब्रा का सवाल है ना। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। वैल्यू लेके भी किया जा सकता है, जैसे 2 मान लो तो इसमें एक आंसर आ जाएगा, लेकिन आप थोड़ी सी बेसिक्स को समझिए। जैसे
आपके पास तीन ऐसे वैल्यू दिए हैं, तीन ऐसे टर्म दिए हैं, जैसे वाई एक्स बटे वाई प्लस जेड माइनस एक्स एक दे दिया है, और दूसरा है वाई अपान जेड प्लस एक्स माइनस वाई दे दिया है, और जेड अपान एक्स प्लस वाई माइनस जेड दे दिया है, और बराबर आर। ठीक है, और इस आर के वैल्यू ज्ञात कीजिए। आर के यहाँ पे कोई वैल्यू, इसके अलावा कोई अन्य मान नहीं हो सकते। मतलब कह रहा है इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू आएगी उसके अलावा और कोई मान नहीं हो सकता, वही हो सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन में ये है, फिलहाल ये ग्रीन है तो आपको दिख रहा है ये है। ठीक है, तो ये जो एक है, एक तो ऐसे निकाल सकते हो क्योंकि ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आप x बराबर वाई बराबर जेड आप 2 मान लो। अगर आप 2 मान लेते हैं तो सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, कैसे बराबर हो जाएगा, जैसे अभी आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखो, फिर 2 रखो, 2 + 2 - 2, ये खत्म हो गया, 2/2 1 आ गया। दूसरे में भी रखोगे 2 + 2 + 2 - 2, ये खत्म हो गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर 2 रखोगे, 2 + 2 - 2, ठीक है, ये भी खत्म हो गया, 1 आ गया। तो एक तो वैल्यू आपको एक तो मिल रही है, कन्फर्म है कि इसमें एक आंसर आएगा। तो एक आंसर अगर आप ऐसे निकालते हो XYZ 2 मान के, तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इनमें से आपको आंसर हो सकता है, लेकिन अभी दूसरे के लिए हमें चेक करना है। तो वैल्यू पुट करके भी अलजेब्रा में ज़्यादातर वैल्यू पुट करके किया जाता है। मैंने 2 ऐसे पुट कर लिया क्योंकि ये तीनों टर्म बराबर हो रहे हैं, ये और ये तीनों बराबर हो जा रहे हैं, यानी इसका मतलब XYZ बराबर होगा। इसमें जो भी वैल्यू रखनी पड़ेगी बराबर आप रख के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे आपको 2 रखा तो आप 1 भी कर सकते हैं, लेकिन आर की वैल्यू हमेशा आपकी 1 ही आएगी। आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, जो मन में आया रख दिया, लेकिन बराबर आपको रखनी। कहने का मतलब ये अगर बराबर कर देते हैं तो आपकी आर बराबर 1 आ जाएगा। एक कंडीशन ये फुलफिल हो रहा है। अच्छा, इसको बेसिक से समझते हैं। सबसे पहला काम क्या करिए, आपके 3 इक्वेशन बनेंगे। इस वाले को, पहला टर्म ये है, इस वाले को आर से पहले इतना बराबर इतना करके लीजिए। जब इतना बराबर इतना करके लेंगे तो आपको कितना आएगा भाई, x बराबर कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे इसमें, यानी आर वाई प्लस जेड माइनस एक्स, इक्वेशन 1 आ गया। अच्छा, दूसरे को फिर आर से लीजिए तो y बराबर कितना आ जाएगा, आर है ना, जेड प्लस एक्स माइनस वाई, 2 आ गया। फिर ऐसे z बराबर कितना आ जाएगा, आर है ना, x प्लस वाई माइनस जेड, ये कितना आ गया, 3। अब इन सबको जोड़ लो, समीकरण 1 धन 2 धन 3, इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये आ जाएगा, इसमें r तो कॉमन हो जाएगा। अब जब इनको जोड़ेंगे तो देखिए y एक y कट गया, इससे जोड़ेंगे कट जाएगा, एक y बच जाएगा। ठीक है, प्लस अच्छा z, देखिए z और ये 2z में से एक z कट जाएगा तो एक ही z बचेगा। x देखो ये माइनस एक्स ऑलरेडी है, जोड़ोगे इस प्लस एक्स से कट जाएगा और एक x रख बच जाएगा, ये x है ना। तो ये r बराबर कितना जाएगा, जो सेम यही वही सेम है, तो x प्लस वाई प्लस जेड है ना, बटे कितने के, x प्लस वाई प्लस जेड है ना, तो ये कट जाएगा, r बराबर होना जाएगा। एक तो प्रूविंग ये हो जाती है। ठीक है, अगर आपको प्रूव करना हो इसको वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, अलजेब्रा में क्या होता है, वैल्यू पुट करके बहुत सारी चीज़ें की जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे इस सवाल में आप एक वैल्यू पुट कर लिए, आप जल्दी से आपको पता चल गया, दूसरी वैल्यू के लिए अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इतनी जल्दी नहीं रख पाएंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या करोगे, 2 टर्म लेके हल कर लो। जैसे ये इन दोनों टर्म को मैंने ले लिया, इन दोनों टर्म को जैसे इसको आपने लिया तो x है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको लेके, तो कितना हो जाएगा, z प्लस एक्स माइनस वाई। अच्छा, दूसरा कितना, y प्लस जेड माइनस एक्स है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ना, प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स वाई खत्म हो गया, और कुछ कटे पिटेगा नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इधर लाओ और उसको वाई जेड माइनस एक्स जेड कर लिया। तो इसको जब हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से जेड कॉमन ले लो, तो ये कितना आ जाएगा, वाई माइनस एक्स। ठीक है, वाई माइनस एक्स आ गया। अब इसको और हल करना हुआ तो इसको x प्लस वाई और x माइनस वाई आप लिख सकते हो। ठीक है, और इसमें से इसको x माइनस वाई बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लोगे तो ये माइनस जेड एक्स माइनस वाई आ जाएगा। ये अलजेब्रा के छोटी छोटी बेसिक रूल है। ठीक है, x माइनस का वाई कट गया तो x प्लस वाई बराबर माइनस जेड के आ गया, ये आपको वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अच्छा, अगर ये वैल्यू पता चल गई, ऐसे जैसे आपने इसमें हल किया था, ये और ये लेके किया था, तो इसका एक रिलेशन आता है। जब आप इसको लेके करेंगे तो इसका एक रिलेशन आएगा ना, फिर आप कौन सा बचा, अब आप और जो दूसरा बचा, यानी इसका आप लेके हल करेंगे तो इसका एक रिलेशन आएगा। ठीक है, तो बात समझ रहे हैं। तो हमारा एक ये रिलेशन आ गया x प्लस वाई बराबर माइनस जेड के। अगर मैं इसमें रख दूँ इस वाली वैल्यू में, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, मैं मिटा रहा हूँ। मतलब हमने पहला और दूसरा टर्म लेके किया था, तो तीसरा और r से, जैसे हमने ये टर्म लेके किया था तो इसका इससे रिलेशन आ जाता है।
ठीक है, निकाल सकते हो कैसे, जेड अपान एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर आर के। तो आपको पता है यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर माइनस जेड के, तो कैसे आ जाएगा, जेड अपान एक्स प्लस वाई की जगह ये वैल्यू रख दो। तो जब ये माइनस जेड रखोगे तो माइनस जेड और माइनस जेड ऑलरेडी था बराबर आर के, तो ऊपर कितना आ जाएगी फाइनली वैल्यू, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये जेड बराबर आपका आर बराबर ऊपर जेड है, नीचे आ जाएगा -2 जेड के ये, और ये जेड जेड खत्म हो जाएगा, आर बराबर -1/2 आ जाएगा। तो एक प्रूविंग ये भी आ जाती है। तो कहने का मतलब इसमें दो आंसर आएगा, एक आर बराबर 1 आएगा और एक आर बराबर -1/2। इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना, बराबर नहीं आएगा कभी भी। तो इसके दो आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तो जब शेषफल 3 आ रहा है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के वही संख्या ले लो। जैसे ये 11 है, अब 11 में अगर आप 8 से भाग करते हो तो इसका रिमाइंडर कितना आता है, 3 आ रहा है। ठीक है, हमने एक छोटी वैल्यू ले ली, है ना। तो अगर 11 होता, 11 में अगर मैं 8 से भाग करता तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। सिंपल ये हो गया। कह रहा है जब उसी संख्या को 2 से विभाजित किया जाए, यही संख्या हमारी थी ना। जब इसको 2 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा, इसी को फिर अगर 2 से विभाजित करना चाहोगे तो भाई 2 से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान सवाल था, नंबर सिस्टम का सवाल है। अच्छा आगे देखते हैं। ये सवाल अच्छा है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगानी पड़ेगी समझने के लिए, है ना। एक बार सवाल पढ़ते हैं आराम आराम से। कह रहा है कि एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेद सकता है। ठीक है, किसी लक्ष्य को भेदना है। अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है। कहने का मतलब ये मान लो, जैसे अगर कोई लक्ष्य है, उसको अगर मान लो बंदूक से शॉट लगा रहा है ना, बंदूक से उसमें गोली दाग रहा है या उसमें निशाना लगा रहा है, तो अगर मौसम जैसे मान लो वो 100 बार लगा सकता है, अगर नॉर्मल कंडीशन में 100 बार लगा सकता है। ठीक है, 100 बार वो मतलब अगर मान लो 120 बार उससे आप गोली दगवाते तो 100 बार वो सही कर देगा। ठीक है, 100 बार उसी लक्ष्य को ही भेज देगा। लेकिन कह रहा है अगर मौसम खराब हो जाता है तो वो 20% कम यानी 80 बार ही अब उस लक्ष्य को भेज सकता है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर मौसम खराब हो जाता है, कह रहा है अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है। जितना भी वो सही बार लक्ष्य को भेजता था उसके हिसाब से अगर मौसम खराब हो जाए तो 20% कम बार वो लक्ष्य को भेदेगा। ठीक है, अगर वह तूफानी मौसम में 350 शॉट में से 196 बार लक्ष्य को भेजता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना ही। मतलब ये तूफान अगर है तो उसमें अगर 350 बार वो शॉट करता है, 350 बार वो लक्ष्य को भेदना चाहता है, उसमें से 196 बार ही वो लक्ष्य को भेद पाता है सही से। तो आप जान रहे हैं मौसम खराब होता है तो 20% कम यानी 80% ही उसकी एक रेसी रहती है। तो अगर आप देखेंगे तो इसी 80% की वैल्यू आपकी है 196 बार। बात समझ रहे हैं, 196 बार जो भी शॉट लगाएगा, है ना। तो आप यहाँ से देख लो 100% की वैल्यू निकाल लो। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे 196, तो आपको पता चल जाएगा कि सामान्य मौसम में वो कितनी बार कर सकता है। ये तो कब है, जब ये खराब मौसम है, खराब मौसम। ठीक है, लेकिन सामान्य मौसम में आ जाएगा, है ना, सामान्य मौसम। ठीक है, तो कितना 80 × 100, तो ये भी इससे खत्म, तो ये कितना आ जाएगा, कटेगा क्या, 8 दूनी 16 और ये कितना आ जाएगा 16 3, तो कितनी आ जाएगी ये 8 दूनी 16 और ये कितना 3, तो इसको काट के देखो, 2 से काट ले, 2 चौक 8 और ये कितना आ जाएगा, और ये 2 9 18, 2 8 16। ठीक है, और फिर ये कितना आ जाएगा, ये 2 दूनी 4, ये 2 5 10। ठीक है, और ये 2 से फिर काट लो, तो 2 चौक 8, 2 9 18, तो इनको फाइनली करोगे 9 5 45 और 5 चौक 20, 20 4 24, 245 बार ये सामान्य मौसम में 245 बार कर सकता है। ठीक है, ये उसको भेज सकता है। तो अगर हम सिंपली देखें, जैसे 350 शॉट था, आप इसमें समझो, जो 350 शॉट है, 350 शॉट अगर लगाता है तो अगर ख़राब मौसम है, ठीक है, तो ख़राब मौसम में क्या होगा, वो 80% ही उसको कर सकता है जो भी है। तो ख़राब मौसम में अगर आप देखेंगे तो ख़राब मौसम में 196 बार कर रहा है, 196 बार सही शॉट लगाता है। लेकिन अगर ये 350 शॉट ही लगाएगा अगर सामान्य मौसम है, तो इसमें लगाएगा ये 245 बार शॉट सही से, है ना। 350 शॉट अगर लगाता है तो अगर ख़राब मौसम वही होगा तो ये 196 बार लगाता है, क्योंकि ये कह रहा है ख़राब मौसम में 20% कम लगाता है सामान्य के हिसाब से।
तो 196 बार हो गया, तो ये 80% की वैल्यू होगी। लेकिन सामान्य मौसम अगर होता और ये 350 बार शॉट लगाता तो ये 245 बार लगाता। बात समझ रहे हैं? अब ये देख लेते हैं कि यहाँ समझिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ये देख लेते हैं कि ये अगर 345 शॉट लगाता है सामान्य मौसम में और 245 बार शॉट लगा सकता है 350 में से, तो देख लेते हैं कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये अगर परसेंट निकालेंगे इसका तो आ जाएगा 245/350। तो इससे ये हमें पता चल जाएगा कि सामान्य मौसम में वो कितने परसेंट उसकी एक्यूरेसी रहती है ना। ये आप पता कर लीजिए। तो ये ख़त्म कर देते हैं, तो ये इससे ख़त्म हो गया, तो ये 5 7 35 और ये 5 दूनी 10, ये 7 से कटेगा, 7 3 21 और 7 5 35, 35 दूना 70, 70% इसका आ रहा है एक्यूरेसी होती है। कभी भी कितनी भी शॉट लगा लोगे उससे सामान्य मौसम में, तो सामान्य मौसम में उसकी जो भी एक्यूरेसी आएगी वो 70% होगी। बात समझ रहे हैं? जैसे अगर 100 बार शॉट लगाएंगे तो 70 बार वो सही लगाएगा। बात समझ रहे हैं? और अगर आपको ख़राब मौसम होता तो 20% और उसका कम हो जाएगा। तो ये आपको पता चल गया सामान्य मौसम की उसकी एक्यूरेसी कितनी है, 70% है। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने सामान्य 350 शॉट उसने टोटल लगाया। ख़राब अगर मौसम था तो 196 बार उसका शॉट लगा 350 में से, और ये ख़राब मौसम का था तो ये 80% है। बात समझ रहे हैं? सामान्य मौसम का 80% है, तो सामान्य मौसम में कितनी बार शॉट लगा था? अगर सामान्य मौसम होता 350 में से 245 बार, तो हमने ये देख लिया 245 बार ये 350 का कितना परसेंट है, तो ये आ गया 70%। यही इसकी एक्यूरेसी है। मतलब ये सामान्य मौसम में ये 70%, कोई भी कितनी बार भी शॉट लगा और उसमें 70% जितना आता है उतनी बार वो सही उसके शॉट लगेंगे। मतलब 100 बार अगर वो शॉट लगाएगा, 100 बार में 70 शॉट उसके सही होंगे सामान्य मौसम में। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? तो हमें क्या ज्ञात करना? तो सामान्य परिस्थितियों में 250 शॉट में से लक्ष्य को भेदने की उसकी मारक दर। अब अगर सामान्य है मौसम और कहा जा रहा है 250 शॉट लगाना है, तो बताइए कितनी बार भेज सकता है लक्ष्य को? तो भाई 250 है, हमें पता है 70% सामान्य मौसम में भेज सकता है। इसका 70% निकाल लो, तो 250 का 70/100, तो ये इधर खत्म, ये इधर खत्म, तो 7 5 35, ठीक है, और 7 दूनी 14 3 17, 175 बार वो सही लगा देगा। बात समझ गए? इसी का 80% निकाल लो तो खराब मौसम आ जाएगा। एक बार फिर से पॉज करके आप समझ लीजिएगा ना, धीरे धीरे।